हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने बेटे विद्युत विभव और धारिता कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने संधारित्र पढ़ रहे थे। बेटा संधारित्र में अपने 3 प्रकार के संधारित्र पढ़े, उनकी धारिताओं के सूत्र स्थापित किए। एक था समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आपने अच्छी तरह से वीडियो देखे होंगे बेटा, पूरे वीडियो देखिए। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेटा अपना यूट्यूब चैनल जो है वो है फी टाइम। आज अपने संधारित्र से संबंधित ही आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा। क्या? संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे हैं बेटा। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है बेटे? विद्युत परिपथ में अपने को विभिन्न मान की धारिताओं की आवश्यकता होती है, तो उन धारिताओं को प्राप्त करने के लिए अपने विद्युत परिपथ में संधारित्रों को 2 तरह से संयोजित करते हैं। एक है बेटा अपने पास श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है अपने पास बेटे समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन से क्या अभिप्राय है, या श्रेणी संयोजन को परिभाषित कीजिए, श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसी तरह से समांतर संयोजन को परिभाषित कीजिए, संधारित्रों का समांतर संयोजन परिभाषित कीजिए, समांतर संयोजन के लिए तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। पहले अपने पढ़ेंगे बेटा श्रेणी संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन क्या है और इसकी तुल्य धारिता क्या होगी श्रेणी संयोजन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटे, न्यूमेरिकल जो आते हैं वो इसी पर आधारित आते हैं बेटा इनके। तो श्रेणी संयोजन है क्या चीज़? मैं 2 तरह से परिभाषा बता रहा हूँ बेटा। पहले जो परिभाषा बता रहा हूँ अच्छे तरह से याद रखिए बेटा। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान होता है, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। आवेश समान होगा परंतु उनकी धारिताओं के अनुसार उनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है। आवेश का परिमाण समान होता है परंतु उनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। श्रेणी संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन बेटा जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का मान समान होता है परंतु प्लेटों के मध्य विभवांतर जो बेटे वो उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। एक परिभाषा हो रहा है, आप इसको याद रखिए बेटा अच्छी तरह से। अपने इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा। जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट का संबंध बैटरी के धनागर से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, और इस प्रकार संयोजन के अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध बैटरी के ऋणाग्र से कर दिया जाए तो इसे संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट का संबंध बैटरी के धनागर से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का
प्लेट का, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा संयोजन के अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध बैटरी के ऋणाग्र से कर दिया जाए तो इसे संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। ये अपने पास इनकी डेफिनेशन है बेटा। आप ये याद रखिए बेटा, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान हो परंतु प्लेटों के मध्य विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न हो तो ऐसा संयोजन जो है वो संधारित्रों का क्या कहलाता है? श्रेणी संयोजन कहलाता है। अपने पास ये भी इसकी परिभाषा है, लेकिन ज़्यादा काम जो आएगी वो अपने पास ऊपर वाली आती है। अपने पास क्या है बेटा? C1, C2 और C3। C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जिन्हें अपने क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इनकी तुल्य धारिता का मान ज्ञात करेंगे। अपने पास क्या है बेटा? C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं। ये अपने पास बच्चे C1 धारिता का संधारित्र है, ये अपने पास C2 धारिता का संधारित्र है और ये अपने पास C3 धारिता का संधारित्र है। 3 संधारित्र है, इसने अपने क्या करना है बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो अपने क्या करेंगे? प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट का संबंध बैटरी के धनाग्र से कर देते हैं। प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से कर देंगे। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से कर देंगे और ये अंतिम हो गया बेटा संयोजन का, तो इसे बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ देंगे। बैटरी का विभवांतर अपने पास है V। अब अपने को ये देखना है बेटा कि इन पर आवेश समान कैसे होता है। देखिए बेटा, बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि ये चालक प्लेट है, ये बैटरी के धनाग्र से जुड़ी है, तो बैटरी क्या करती है? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बेटा, वहाँ धनावेश आ जाता है, तो इस प्लेट पर क्या आ जाएगा? +Q आवेश आ जाएगा। अब प्रेरण होगा बेटा, प्रेरण के द्वारा क्या होगा? इस चालक प्लेट की भीतरी सतह पर ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो यहाँ क्या आएगा? ऋणावेश आ जाएगा, -Q आवेश, और इसकी बाहरी सतह पर +Q आवेश प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि बाहरी सतह का संबंध इस प्लेट से है। तो ये जो धनावेश यहाँ प्रेरित होगा वो धनावेश इस प्लेट के बाहरी सतह पर चला जाएगा, +Q आवेश, क्योंकि आवेश चालक की बाहरी सतह पर वितरित होता है बेटा। अब फिर प्रेरण होगा, प्रेरण से इसकी भीतरी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, -Q, और इसकी बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश प्रेरित होगा। इसका संबंध किससे बेटा? इस प्लेट से है। ये धनावेश इस प्लेट पे वितरित हो जाएगा, +Q आवेश। फिर प्रेरण होगा, यहाँ -Q आवेश और इसकी बाहरी सतह पर +Q आवेश प्रेरित होगा, क्योंकि इसका संबंध बैटरी के ऋणाग्र से है। और दूसरा बेटा, बैटरी ने इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो बैटरी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ये उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगी, ये इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। इस तरह से देखिए, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान हो गया, परंतु
प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है वो इनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होगा। प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो गया बेटा, V3 हो गया। और ये कुल विभवांतर जो होगा बेटा वो बैटरी के विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब अपने क्या करेंगे बेटे, श्रेणी संयोजन में अपने प्रथम जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्रथम ये अपने श्रेणी संयोजन कर रहे हैं बेटा, श्रेणी संयोजन। प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा Q/C1। समीकरण नंबर आ गया बेटा 1। प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 जो है वो आ जाएगा बेटा Q/C1। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है बेटा वो अपने पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू Q/C2। समीकरण नंबर 2। तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है वो अपने पास आ जाएगा बेटा V3 इज इक्वल टू Q/C3। ये समीकरण नंबर 3। कुल विभवांतर जो होगा बेटा वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। कुल विभवांतर जो है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो कुल विभवांतर V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 1, 2 तथा 3 से मान रखने पर ये मान रखेंगे तो अपने पास जगह V इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन आ जाएगा बेटा, इसको अपने लिख सकते हैं V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समीकरण नंबर आ गया बेटा 4। अब अपने क्या करते हैं बेटा, यदि इन संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र जोड़ दिया जाए जिससे परिपथ में आवेश तथा विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे तो उसे तुल्य संधारित्र कहते हैं और उसकी धारिता को तुल्य धारिता कहेंगे। यदि इन संधारित्रों को हटा दें बेटा और इनकी जगह एक संधारित्र ऐसा जोड़ दें जिससे परिपथ में आवेश और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, मतलब इसकी प्लेटों पर आवेश +Q और -Q, ठीक है, और प्लेटों के मध्य विभवांतर जो बैटरी का विभवांतर है उसके बराबर हो, तो इसे तुल्य संधारित्र कहते हैं और इसकी धारिता को अपने CS से लिखेंगे। S मतलब सीरीज के लिए। तो अपने पास क्या है, यदि इन संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र जोड़ दिया जाए जिससे परिपथ में आवेश तथा विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे तो इस संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं और इसकी धारिता को तुल्य धारिता CS कहते हैं। तो इस संधारित्र के लिए यानी तुल्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तुल्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या आ जाएगा बेटा, ये अपने पास आ जाएगा बेटा V इज इक्वल टू Q/CS आ जाएगा, या V/Q इज इक्वल टू 1/CS। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 5। ये देखिए बेटा, समीकरण 4 और 5 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। समीकरण 4 और 5 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बेटे, तो राइट हैंड साइड भी अपने पास क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, 4 और 5 से अपने पास क्या जाएगा बेटा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समीकरण नंबर आ गया बेटा 6। ये अपने पास तुल्य धारिता का सूत्र आ गया।
तुल्य धारिता का सूत्र अपने पास आ गया बेटा 1/C1 इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको शब्दों में कैसे बोलें? श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, और एक महत्वपूर्ण बात बेटा, तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है, तथा तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। देखिए बेटा, इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात है बेटा, इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो अपने मान लेते हैं कि C1 अपने पास 1 माइक्रोफेरेड है बेटा, C2 अपने पास 2 माइक्रोफेरेड है और C3 अपने पास 3 माइक्रोफेरेड है। तब अपने पास आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1/CS इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, लघुत्तम आ गया इसका 6, यह आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 11 बट्टे क्या आ जाएगा बेटा 6। CS इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6/11.55 माइक्रोफेरेड। यहाँ सबसे छोटा जो संधारित्र था जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड थी, लेकिन श्रेणी संयोजन से अपने को 0.55 माइक्रोफेरेड धारिता प्राप्त हुई है, इससे भी कम धारिता प्राप्त होगी। तो इसमें क्या होता है, जो तुल्य धारिता होती है बेटा, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होती है। अब आते हैं बेटा कि अगर अपने पास क्या है बेटे, C1, C2, C2 एंड सोन Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अपने पास तुल्य धारिता क्या होगी, फिर आएगी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सोन प्लस 1/Cn। समीकरण नंबर आ गया बेटा 7। ये अपने पास अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता आ गई। अब बेटे अगर ये n संधारित्र जो है इन सभी की धारिताएं समान हो, यदि C1 बराबर C2 बराबर एंड सोन इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C हो, मान लेते हैं कि इतनी है धारिता C है, तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C n बार आ जाएगा बेटा, ये n बार इसी तरह से आ जाएगा। इनका जोड़ जब करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा n/C और CS इज इक्वल टू आ गया C/n। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। कैसे आता है बेटा, वो इस तरह से आएगा क्वेश्चन कि अपने पास 5 माइक्रोफेरेड के 50 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता होगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा CS इज इक्वल टू 1 की धारिता का मान
बट्टा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की संख्या, एक की धारिता का मान 5 माइक्रोफेरेड है, बट्टा अपने पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा बेटा। तो अपने पास तुल्य धारिता क्या आ जाएगी, CS = आ जाएगी बच्चे 5 माइक्रोफेरेड बट्टा 50, ये अपने पास रहेगा 0.1 माइक्रोफेरेड, यानी तुल्य धारिता अपने पास से 0.1 माइक्रोफेरेड आ जाएगी बेटी। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन याद रखना बेटा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताएं समान है तो CS = होगा बेटा C/N, एक की धारिता का मान बट्टा उनकी संख्या। अब आता है बेटा, क्योंकि जब अपने न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं बेटे तो मोस्टली अपने पास क्या होता है बेटा, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जब दो ही संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो फिर अपने फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे बेटा, तब अपने इस तरह से यूज करेंगे बेटा कि 1/CS = 1/C1 + 1/C2, 1/CS = इसका लघुत्तम आ गया C1 C2, यह आ जाएगा बेटा C1 + C2, CS = आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 + C2। ये अपने फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। प्रथम संधारित्र की धारिता गुणा दूसरे संधारित्र की धारिता बटा प्रथम संधारित्र की धारिता प्लस दूसरे संधारित्र की धारिता, यानी ये फॉर्मूला अपने काम में लेंगे यदि अपने पास दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर अपने इस तरह से मान नहीं ज्ञात करेंगे, यहाँ कई बार त्रुटि होने की संभावना रहती है, लेकिन जब दो से ज़्यादा होंगे तो फिर अपने इसी तरह का फॉर्मूला यूज करना है बेटा। अब बात आती है बेटा कि संधारित्रों का श्रेणी संयोजन क्यों काम में ले, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन का उद्देश्य क्या है, क्यों काम में ले अपने, इसका उद्देश्य अपने पास है बेटे क्या अपना पर्पज है कि अपने श्रेणी संयोजन को काम में लें। पहला तो अपने पास ये बेटा कि इससे अपने पास क्या होता है, उपलब्ध संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करते हैं। उपलब्ध संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध धारिता के संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करने के लिए अपने संधारित्रों का श्रेणी संयोजन काम में लेते हैं। उपलब्ध संधारित्रों से जो अपने पास संधारित्र हैं अपने पास उपलब्ध, उससे अगर अपने को कम धारिता चाहिए तो फिर अपने क्या करेंगे, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन काम में लेंगे। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो उपयोग है बेटा, विभवांतर को विभाजित करने में देखिए बेटा, विभवांतर था और जो अगर अपने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये विभवांतर जो है वो विभाजित हो गया बेटा। तो संधारित्रों का श्रेणी संयोजन दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है बेटा। एक तो उपलब्ध संधारित्रों से अगर अपने को कम धारिता प्राप्त करनी है तो श्रेणी संयोजन का उपयोग करेंगे। दूसरा अपने क्या करते हैं, विभवांतर का विभाजन करने के लिए अपने श्रेणी संयोजन का उपयोग करते हैं बेटे। अब अपने पास आते हैं बेटा संधारित्रों का समांतर संयोजन। संधारित्रों का समांतर संयोजन क्या है, दूसरा अपने पढ़ रहे हैं बेटे संधारित्रों का समांतर संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का समांतर संयोजन क्या है, देखिए बेटा संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में और समांतर संयोजन में अंतर भी ध्यान रखना बेटा और याद रखना बेटा अच्छी तरह से। मैं समांतर संयोजन बता रहा हूँ बेटा, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर बैटरी के विभवांतर के समान होता है, परंतु प्लेटों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, संधारित्रों का समांतर संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन
जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर बैटरी के विभवांतर के समान होता है। बैटरी के विभवांतर के समान होता है परंतु प्लेटों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न होता है। संधारित्रों का समांतर संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन होता है बेटा जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर तो समान हो बेटा, परंतु प्लेटों पर आवेश जो है वो उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न हो, तो वो संधारित्रों का क्या कहलाता है? समांतर संयोजन कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन और है बेटा। अगर अपने क्या करें बेटा, सभी संधारित्रों की एक ओर की प्लेटों का संबंध एक बिंदु से तथा दूसरी ओर की प्लेटों का संबंध एक दूसरे बिंदु से कर दें और इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ दें, तो इसे संधारित्रों का समांतर संयोजन कहते हैं। यदि सभी संधारित्रों की एक ओर की प्लेटों का संबंध एक बिंदु से तथा दूसरी ओर की प्लेटों का संबंध एक दूसरे बिंदु से कर दिया जाए तथा इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसे संधारित्रों का समांतर संयोजन कहते हैं। आपको बेटा ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखनी है ऊपर वाली। अब देखिए बेटा, अपने पास C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जिनके अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है बेटा। एक C1 धारिता का है बेटा, एक C2 धारिता का है और एक C3 धारिता का। इनको समांतर क्रम में जोड़ना है बेटा और इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अपने पास एक कैपेसिटर ये बेटा जिसकी धारिता C1, दूसरा अपने पास ये बेटे जिसकी धारिता C2 और तीसरा अपने पास ये बेटा जिसकी धारिता C3 है। C1, C2 और C3 धारिता की ये 3 संधारित्र हैं बेटा। तो ये कहता है कि एक ओर की प्लेटों का संबंध एक बिंदु से कर दीजिए, दूसरी ओर की प्लेटों का संबंध एक दूसरे बिंदु से कर दीजिए। इन दोनों बिंदुओं को बेटा बैटरी से जोड़ दीजिए। ये दोनों जो बिंदु है इनको किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, जिसका विभवांतर कितना है? V है। तो क्या होगा बेटा, इस संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर जो होगा वो बैटरी के विभवांतर के समान होगा बेटा, V और V। परंतु आवेश मान ले ये प्लस क्यू आवेश देता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को ही अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन प्लस क्यू आवेश इसमें जाएगा प्लस Q1, इसमें प्लस Q2 और इसमें प्लस Q3। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा प्लस Q1, यहाँ आ जाएगा माइनस Q1, यहाँ अपने पास आ जाएगा बेटे प्लस Q2
और यहाँ अपने पास आ जाएगा बेटे माइनस Q2। इस पे अपने पास आ जाएगा प्लस Q3 और यहाँ अपने पास आ जाएगा बेटे माइनस Q3। तो इस तरह से प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान है, परंतु प्लेटों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार क्या है, भिन्न भिन्न है। अब अपने क्या करते हैं बेटा, अब अपने प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं बेटे। प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1V। दूसरे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा C2V। तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q3 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा C3V। कुल आवेश जो होगा बेटा वो अपने पास Q होगा। कुल आवेश अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। यह आ जाएगा बेटा Q/V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको अपने समीकरण नंबर दे देते हैं बेटा 1। अब बेटा इन संधारित्रों के स्थान पर अपने एक ऐसा संधारित्र जोड़ दें जिससे परिपथ में आवेश और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे। इन संधारित्रों को हटा दें यहाँ से बेटा और इनकी जगह अपने एक संधारित्र जोड़ दें, ठीक है, जिससे क्या है, प्लेटों पर आवेश मतलब अपने पास परिपथ में कुल आवेश और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, तो इसे तुल्य संधारित्र कहते हैं। और इसकी धारिता को अपने CP, तुल्य धारिता CP कहेंगे। P पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, समांतर क्रम के लिए यूज कर रहे हैं। यदि इन संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र जोड़ दें जिससे परिपथ में आवेश तथा विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, तो इसे तुल्य संधारित्र कहते हैं। इसकी धारिता अपने पास कितनी है, CP है। तो इस संधारित्र यानी तुल्य संधारित्र की प्लेटों पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं बेटा। तुल्य संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, तुल्य संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, तुल्य संधारित्र की प्लेटों पर आवेश आ जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू CPV। इससे अपने पास क्या आ जाएगा बेटा Q/V इज इक्वल टू CP। समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बेटा, इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा बेटा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपने पास तुल्य धारिता आ गई बेटा समांतर संयोजन के लिए। यानी समांतर संयोजन में तुल्य धारिता जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। समांतर संयोजन में तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। समांतर संयोजन में तुल्य धारिता समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। और तुल्य धारिता का जो मान होता है बेटा वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे बड़े संधारित्र की धारिता से भी अधिक प्राप्त होता है। कैसे बेटा, अगर C1 1 माइक्रोफेरेड बेटे, C2 2 माइक्रोफेरेड और C3 3 माइक्रोफेरेड है,
तो अपने पास Cp जो है बेटा वो अपने पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 बराबर 6 माइक्रोफेरेड। यानी सबसे बड़ा था 3 माइक्रोफेरेड का, जब अपने इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो अपने को मिल गया बेटा 6 माइक्रोफेरेड। तो धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं बेटा, यदि अपने पास n संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं अपने पास क्या है बेटे, C1, C2, C3 एंड सो ऑन, Cn धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता Cp = आ जाएगी बेटा C1 + C2 + एंड सो ऑन + Cn। अब बड़ी इंपॉर्टेंट अपने पास इक्वेशन आती है बेटा कि यदि C1 = C2 = C3 एंड सो ऑन = Cn = C हो, यानी सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हो, तो तुल्य धारिता अपने पास Cp जो है वो आ जाएगी C + C कितनी बार बेटा, n बार। यानी Cp = अपने पास आ जाएगा n × C। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास रिलेशन आ गया बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की संख्या गुणा एक की धारिता का मान। यहाँ अपने पास अपने को ध्यान रखना है बेटा कि ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हो। अगर अपने पास इस पे भी क्वेश्चन आता है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन उसी तरह का, जैसे अपने पास 5 माइक्रोफेरेड के 50 संधारित्र अपने पास समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता अपने पास क्या हो जाएगी। अपने पास एक का मान है कितना बेटा, 5 माइक्रोफेरेड, और संख्या अपने पास कितनी है, 50 है। तो अपने पास Cp = आ जाएगा 50 × 5, ये आ गया 250 माइक्रोफेरेड। तो तुल्य धारिता अपने पास कितनी आ जाएगी, 250 है माइक्रोफेरेड आ जाएगी। तो ये था बेटा समांतर संयोजन। अब बात आती है कि समांतर संयोजन का उद्देश्य क्या है, अपने समांतर संयोजन क्यों करें। तो समांतर संयोजन का जो उद्देश्य है बेटा, उपलब्ध संधारित्रों से उच्च मान की धारिता प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध संधारित्रों से उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर संयोजन का उपयोग किया जाता है। अपने पास जो संधारित्र उपलब्ध है उससे उच्च मान की धारिता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये था बेटा श्रेणी संयोजन तथा समांतर संयोजन। वीडियो को पूरा देखिए बेटा, अच्छी तरह से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।